आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। पहली खबर हरिद्वार से है। आपको बता दें, भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े चर्चित ऑडियो पर सफाई दी है। प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुरेश राठौर ने ऑडियो को एआई जनरेटेड और फर्जी बताया। सुरेश राठौर ने ऑडियो जारी करने वाली और उन पर आरोप लगाने वाली महिला उर्मिला सनावर पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सुरेश राठौर का कहना है कि लगातार उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस भी कोर्ट में साबित हो चुके मुद्दों को लेकर बेवजह राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि सुरेश राठौर ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक है। विवादों में आने के बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला उर्मिला सनावर लगातार सोशल मीडिया पर आकर सुरेश राठौर और भाजपा के दूसरे नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है। उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। तो निश्चित रूप से एआई से के द्वारा निर्मित है और मेरा कोई बयान इस तरह का, कोई इस तरह की बातें नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। पुलिस से मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा कि उनके मोबाइल को कब्जे में लेकर उसकी फॉरेंसिक जांच की जाए और अराजकता और सनसनी फैलाने के आरोप में उसको देशद्रोह के धारा के अंदर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर तहसील से है, जहां तहसील अंतर्गत पड़ने वाले गांव भगवंतपुर से सामने आ रही है, जहां भाकियू किसान नेता चौधरी किशन सिंह के आवास पर कड़ाके की ठंड के बीच शहादत के महीने में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने क्षेत्र भर से किसानों ने संयुक्त रूप से मिलकर बड़ी ही सादगी एवं नम्रता के साथ किसानों के मसीहा कहलाने वाले देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का 123वां जन्मदिन एवं मासिक पंचायत दोनों का एक साथ आयोजन किया है, जिसमें कार्यक्रम में मौजूद सभी किसानों ने पूजा हवन यज्ञ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा आपको बता दें हलवे का प्रसाद भी वितरण किया है। तत्पश्चात बारी बारी से अनेक वक्ताओं ने 23 दिसंबर सन 1909 को राज्य उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के गांव नूरपुर में जन्मे ग्राम और साथ ही आपको बता दें चौधरी चरण सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तो वही मासिक पंचायत में भगवानपुर चौराहे का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह चौराहा रखने सहित उनके अनेक सर्वसहमति से प्रस्ताव पास हुई है। और साथ ही इस बार पहली दफा कार्यक्रम में पहुंचे गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह एवं रानी देवी दोनों ने मिलकर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने कार्यक्रम में जसपुर नगर में लगने वाले बाजार को हटवाकर वहां बनी गाड़ियों के पार्किंग पर नगर पालिका प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। और साथ ही आपको बता दें गांव गंगापुर में गरीबों को मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करने से नाराजगी भी जाहिर की है।
अब तो कई सारे पास हुए हैं, जैसे कि अभी धानों का पेमेंट नहीं मिला है। एक मेरा सभी काश्तकारों से, खासतौर से जो नदी फैक्ट्री के काश्तकार हैं, उनसे अधिक से अधिक उत्पादन करने की मैं अपील करता हूं, और मिल प्रशासन से भी मैं अपील करूंगा कि वो बीज उपलब्ध कराएं, क्योंकि फैक्ट्री को जिंदा रखना है और जिंदा रखने के लिए हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनका जयंती मनाई है हमने, 123वीं जयंती मनाई है। और ये भगवंतपुर में यहाँ पर हमारे चौधरी किशन सिंह जी हैं, हमारे बड़े भाई संरक्षक हैं हमारे ज़िले के, इनके निवास पर ये कार्यक्रम आज रखा गया था। आज मासिक पंचायत भी हमने यहाँ पर कर ली है, और ये क्योंकि हमारी 28 तारीख में होती है, तो अब आज 23 तारीख हो गई, तो इतनी जल्दी फिर किसान जाड़े का दिन है नहीं आ सकता, और शहादतों का महीना चल रहा है। ये 28 तारीख तक सभी जो है शहादतें गुरु गोविंद सिंह के परिवार की हो गई थी, तो इसलिए इसमें बड़ी ही सादगी से यह जयंती मनाई है। और इसमें अपने, क्योंकि यही दिन 23 तारीख पड़ती है चौधरी साहब के जन्मदिन की, और यही शहादतों का महीना पड़ता है, तो इसलिए ये सादगी से ही हम ये कार्यक्रम करते हैं। और यहाँ हमारे आज मासिक पंचायत में कई तरह के मुद्दे आए हैं, जैसे धानों का पेमेंट अभी तक कुछ राइस मिलों ने भी नहीं दिया है, और जो खाद्य विभाग के सेंटर है उनका भी नहीं मिला है, और यूसीएफसी सहकारिता के सेंटर हैं उनका भी पेमेंट अभी नहीं मिला है। 90% पेमेंट अभी नहीं मिला है, 10% दिया गया है। 2 माह हो गए धान तुले को, तो ये ऐसी समस्या थी। स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगा रहे हैं, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं, वो नहीं लगने चाहिए। और जो किसानों की और भी दिक्कतें हैं, जो एक मांग आज के दिन हमने यह भी रखी है कि जो भगवंतपुर चौराहा, इसका नाम चौधरी चरण सिंह चौराहा रखा जाए, और यहाँ पर इनकी मूर्ति स्थापित हो। और बोर्ड तो ये हम लगा ही देंगे, पर हम सरकार से निवेदन करते हैं कि यहाँ चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई जाए, क्योंकि हमारे देश के महान बुजुर्ग और सपूत हैं ये, और देश और किसान और मजदूरों के लिए आपने पूरा जीवन लगाया है, इसलिए इन्हें हम नमन करते हैं। गांव भगवंतपुर में चौधरी किशन जी के निवास पर चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया है, जयंती मनाई गई है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए और गांव के भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। इनका जन्म नूरपुर गांव में 1902 में हुआ था। तो इनके ये किसान नेता के बनवे किसान नेता मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। तो हम इनकी आज जो किसानों की योजना है, किसानों को जो इन्होंने सुविधा दी है, जो किसानों के हित में काम किए हैं, उनको जीवन पर प्रकाश डाला गया और वो देश के प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री जी भी रहे, 5वें प्रधानमंत्री बने। तो उनके अब उनके हम पद चिन्हों पे चलने की हमने सब में प्रकाश डाला है, उनके पद चिन्हों पे चलने की हमने सबको सलाह दी है। आज उसके उपरांत भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक हुई है, उसमें कई सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। जैसे धान का अभी पेमेंट नहीं हुआ है और धान अभी पोर्टल पे कई किसानों का धान नहीं चढ़ा है, तुलनों को भी रह रहा है, उसकी मांग पर जोर उठाई गई है यहाँ पे। और जो गंगापुर में जो गरीब आदमियों के मतलब मकान नहीं दिए जा रहे, सहूलतें नहीं जा रही, उसके बारे में भी प्रकाश डाला है कि उनको सरकार द्वारा जो सुविधा है उनको वंचित ना किया जाए, उनको सारी सुविधा दी जाए। तो इस पर भी चर्चा हुई है, जो पहले भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। उसके बाद में पुनः इस पर विचार किया गया कि सरकार उनको जो सुविधा बनती हैं उनको सुविधा पर जोर दी जाए, उनके साथ खड़ी है, उनके साथ हम ये सामाजिक काम है तो हम सामाजिक काम किसान यूनियन करती है तो उनका हम साथ देंगे, उन्हें न्याय दिलवाएंगे। आज हम अपने 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का बहुत ही सादगी और नम्रतापूर्वक ये जन्मदिन चौधरी किशन सिंह भगवंतपुर वालों के घर पर ये प्रोग्राम हमने रखा है और यहाँ उनका जन्मदिन मना रहे हैं हमारे किसान यूनियन द्वारा या क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति किसानों के सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ। तो उनके जन्मदिन के हम आज यहाँ मनाया जा रहा है।
उत्तराखंड में पहली बार हो रहे हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट प्रतियोगिता युवाओं में और साथ ही युवतियों को आत्मरक्षार्थ व युवाओं को नशे से दूर रखने की नई पहल है। आपको बता दें, हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट एसोसिएशन उत्तराखंड ने युवतियों को आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनने और साथ ही युवाओं को नशे की लत से दूर रखने की अनूठी पहल शुरू कर दी है। और साथ ही HSFI की देखरेख में सिडकुल स्थित गोल्डन ट्री बैटल हॉल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, जिसमें डुअल और साथ ही डिसिप्लिन फाइट और सेल्फ डिफेंस शामिल है। देश के विभिन्न प्रांतों से करीब 350 युवा युवतियों ने इस मेगा इवेंट में हिस्सा लिया है, जो उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रही है। यह चैंपियनशिप मार्शल आर्ट्स में उत्कृष्टता, अनुशासन, खेल भावना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। एसोसिएशन का लक्ष्य युवाओं में खेल का जज्बा जगाना है और साथ ही यह आयोजन 21 से 23 दिसंबर तक चला, जिसमें हैंड टू हैंड फाइटिंग प्रतियोगिता फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत युवाओं को खिलाड़ी बनने पर जोर दिया गया है। खेल की तरफ ज्यादा हो, पढ़ाई के साथ साथ इससे क्या होगा कि उनमें ये जो नशे की प्रवृत्ति है और आवारागर्दी की प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाए और हमारे देश को और स्टेट को की तरक्की हो। हम यही चाहते हैं और यही हमारी इच्छा है। इसीलिए यहाँ गोल्डन ट्री बैंक्वेट हॉल में हमारी तरफ से प्रोग्राम किया गया है और आप हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं और मैं यहाँ ने आज ये आयोजन किया 3 दिन का। इसमें स्टेट के बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना, उन्हें खेल की तरफ मोड़ना, इनवाइट करना था। खेल एक ऐसी विधा है जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा स्ट्रांग बनते हैं। तो हमारा प्लान हमेशा से यह रहा है कि बच्चे जो आजकल मोबाइल और इनबिल्ट गेम्स में रह गए हैं वो फिजिकली बाहर आकर स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दें। ये खेल जो है हमारा इंटरनेशनल गेम का विकास किया गया है और उसको हम हिंदुस्तान में हमारी नेशनल फेडरेशन चला रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि ये खेल सभी स्टेट में फैले, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। इसीलिए आज हमारा ये पहला प्रयास था उत्तराखंड में। जैसे कि आपने देखा कि अभी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी आए थे, तो उन्होंने भी इस खेल को काफी अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस खेल को अपने पुलिस अधिकारियों के साथ डिस्कस करके पुलिस में भी लागू करवाएंगे। तो ओरिजिन है वो रशिया, मॉस्को से है। आज ये खेल दुनिया के 32 देशों में खेला जाता है। हम लोग पिछले 5 साल से इसका फेडरेशन चला रहे हैं। देश के 22 राज्यों में हमारी एसोसिएशन है, स्टेट एसोसिएशन है और 22 राज्यों में एक फुल फ्लैश हम लोग इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं। अभी तक सरकार की ओर से कोई बहुत ज्यादा मदद हमें नहीं मिली है, लेकिन कुछ सरकारों ने हमें ओलंपिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, ओलंपिक एसोसिएशन त्रिपुरा, हरियाणा, महाराष्ट्र, स्टेट के ओलंपिक एसोसिएशन ने हमें रिकॉग्नाइज भी किया है और आगे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से मदद देने का वादा भी किया है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये गेम राष्ट्रीय फेडरेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज होगा और फिर हम सभी बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटी देने में कामयाब होंगे। खिलाड़ी जो थे यहाँ पर 200 खिलाड़ियों ने, लगभग 12 राज्य के 200 खिलाड़ियों ने, जिनका एज ग्रुप 6 से लेकर 18 साल तक था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो 200 बच्चे यहाँ पर आए, उनके साथ उनके कोचेस, और हमें खुशी इस बात की है कि उनके पेरेंट्स भी उनके साथ में है, तो एक सपोर्ट दिखता है। इस खेल को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स भी इस खेल को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है। स्टेट फेडरेशन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी। पहले दिन हमने ट्रेनिंग सेमिनार रखा था और दूसरे और तीसरे दिन में हमने डायरेक्ट जो एथलीट हमारे आए हैं उनके साथ फाइट प्रोग्राम रखे थे, 1-to-1 फाइटिंग प्रोग्राम रखकर हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप है हमारी, अब विदेश में जर्मनी के फरवरी में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय एक प्रतिस्पर्धा है, उसके लिए आज जितने भी यहाँ से सेलेक्ट गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह होंगे तो उनको हम 2026 में फरवरी के महीने में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जाने का एक अवसर हम देना चाहते हैं, तो उनका सिलेक्शन भी यहीं से होगा। सर, यहाँ पे आपके द्वारा स्टेट प्रेसिडेंट योगेश शर्मा जी रखे गए। रशियन आर्मी का गेम था ये और इसमें सेल्फ डिफेंस का भी एक पार्ट है, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा गेम के। इसमें महिलाओं की सुरक्षा है, तो भी इसे ये के बच्चे ही कर सकते हैं, इसे मिडिल एज वुमेन्स भी कर सकती हैं अपनी सेफ्टी के लिए, जो इसमें सेल्फ डिफेंस वाला पार्ट है। बाकी ये दुनिया की 27 कंट्रीज में आ चुका है, इंडिया में भी अब इसे प्रोत्साहन मिल रहा है, इंडिया में भी 20 स्टेट्स में आ गया और उत्तराखंड में हमने नया शुरू किया इसे, तो मैं भी अच्छा रिस्पांस मिला कि अपने उत्तराखंड के बच्चे 3 साल से खेल रहे हैं इसे।
और उत्तराखंड के बच्चे हर बार 14 गोल्ड, 15 गोल्ड, 15 सिल्वर ऐसे मेडल ला रहे हैं। तो इस बार आयोजन फेडरेशन कप का हमारे सर था, तो हमने इसे पूरा किया। फेडरेशन कप 2025 हाइट एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा किया गया। कितने बच्चे ने प्रतिभाग किया। कहाँ से टीम आई? इसमें पूरे इंडिया की स्टेट्स की टीम आई है, तमिलनाडु, उड़ीसा, यूपी, आंध्रा, ऐसे टीम्स आई। उत्तराखंड में ही देख रहा हूँ कि जो इसमें गेम में मेरे को अच्छा लगा कि इसका भविष्य आने वाले टाइमों में उज्जवल होगा, और हम स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से भी गुजारिश करते हैं कि इसे जल्द से जल्द ओलंपिक गेम्स में लाया जाए, स्टेट ओलंपिक गेम्स में लाया जाए। खबर रामनगर से है, जहां देश भर में चल रही SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया अब उत्तराखंड में भी तेज होती नजर आ रही है। रामनगर में फ्री SIR अभियान के तहत BLO घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं। देश भर में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत अब उत्तराखंड के रामनगर में भी प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। यहाँ फ्री SIR अभियान के अंतर्गत BLO डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। BLO घर घर जाकर यह सत्यापन कर रहे हैं कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में किन किन लोगों का नाम दर्ज है। अगर किसी मतदाता का नाम उस सूची में नहीं मिलता है तो उसको माता पिता से किसी एक नाम सूची में दर्ज होना आवश्यक है। बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर रामनगर के SDM प्रमोद कुमार ने अहम जानकारी दी। हमारे सभी BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि 2003 की मतदाता सूची में नाम है या नहीं। लोगों से अपील की जा रही है कि जो भी BLO आपके घर आए उनका सहयोग करें। यह पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रही है। और साथ ही SDM प्रमोद कुमार ने आगाज टाइम्स के माध्यम से जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह फ्री SIR अभियान भारत सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर आम जनता का सहयोग मिलता है तो एक सही, पारदर्शी और अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जा सकती है, जिससे आने वाले चुनावों में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही रामनगर में फ्री SIR अभियान के तहत BLO का घर घर जाकर जागरूकता अभियान आने वाले चुनावों को लेकर एक अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, वर्तमान में फ्री SIR की कार्रवाई चल रही है। इसमें सारे BLO घर घर जा रहे हैं और घर घर जा करके वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता कर रहे हैं कि पिछली बार आपके 2003 की निमाले में किसका नाम था। उनका नाम अगर नहीं भी है तो उनके माता पिता का नाम था या नहीं था, उसको पूरा मिलान कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा लोगों को कि जो भी BLO या वो आपके घर पे आ रहे हैं, कृपया उनको बुला लें। उनसे जो पूछताछ कर रहे हैं, आप उनको सारी जानकारी, सही जानकारी दें। कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहे दिखा भी दें। हालांकि डॉक्यूमेंट, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट लेना नहीं है, लेकिन अपने पक्ष में जो भी उनको डॉक्यूमेंट दिखते हैं उनके बारे में जरूर डिस्कस कर लें, उनको बता दें, तो ताकि वो अपने काम को अच्छी तरह से भी कर सकें। और ये जो SIR की जो काम चल रहा है, प्री SIR की जो कार्रवाई चल रही है, ये भारत सरकार के भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर चल रही है और सभी को इसमें सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर से जो है एक सही निर्वाचन नामावली भी तैयार होगी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से लोगों को चुनाव में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 4 जनवरी को रामनगर महाविद्यालय में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की पूर्व तैयारियों का जिला जज हरीश कुमार गोयल ने रामनगर महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया है। आपको बता दें, SDM प्रमोद कुमार ने बताया कि बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर में चीफ जस्टिस पहुंचेंगे। इस आयोजन की पूर्व तैयारियां जिला जज हरीश कुमार गोयल ने रामनगर महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया है। शिविर 4 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें छात्र छात्राएं व अपने परिवार संबंधियों के आवश्यक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग पहुंचेंगे। कि दिनांक 4 जनवरी 2026 को एक विधिक साक्षरता शिविर का भव्य आयोजन किया जाना है और इसमें माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय और जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश महोदयों का आगमन प्रस्तावित है, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज जिला जज महोदय की अध्यक्षता में सारी टीम के साथ PNG डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया गया था और जो समस्त वहाँ पर व्यवस्थाएँ, जो भी सर्टिफिकेट्स वहाँ जो बनने हैं, पूरी चर्चा की गई। और मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि उस दिन यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी लगेगा और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी यहाँ पर से जारी किए जाएंगे, खतौनी भी वहाँ से निर्गत की जाएंगी। साथ ही साथ UCC का भी एक कैंप लगाएंगे, आधार का भी कैंप वहाँ पर लगाएंगे, ताकि जो भी जनमानस जो भी वहाँ पहुँचे उनको सारी सुविधाएं वहाँ पर एक जगह।
भागलपुर नववर्ष के आगमन के पूर्व सूबे के तमाम शराब कारोबारी शराब इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जबकि बिहार में पूर्व की भांति शराब बंदी कायम है। इसी बाबत आज एक टेम्पो ने 112 की टीम को संदेश हुआ जब वे उक्त टेम्पो के पास पहुंचे और चालक और शराब तस्कर फरार हो चुके थे। टेम्पो के तहखाने से लोदीपुर पुलिस ने रॉयल स्टैग और साथ ही 3.75 ml की 129 बोतल बरामद की है। वहीं लोदीपुर थाना अध्यक्ष भी श्री घनश्याम कुमार ने कहा कि तहखाने टेम्पो में 85.875 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर रिक्शा चला रहे हैं, फिर पे सहारा नहीं कोई, क्या करेंगे, लड़कों नहीं, किसका कमाई खाएंगे, ठंडी से पूरा खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर में नववर्ष के आगमन के पूर्व सूबे के तमाम शराब कारोबारी शराब इकट्ठा करने में लगे हैं, जबकि बिहार में पूर्व की भांति शराब बंदी भी कायम है। इसी बाबत आज एक टेम्पो पर 112 की टीम को संदेह हुआ। उसके बाद जब तक वे उक्त टेम्पो के पास पहुंचते, चालक और शराब तस्कर फरार हो चुके थे। टेम्पो के तहखाने से लोदीपुर पुलिस ने रॉयल स्टैग का 3.75 ml की 129 बोतल बरामद की है। वहीं लोदीपुर थाना अध्यक्ष श्री घनश्याम कुमार ने कहा कि तहखाने वाले टेम्पो में से 85.875 लीटर शराब बरामद की गई है और अग्रिम जांच कार्रवाई जारी है।
खबर भागलपुर से है, जहां नगर निगम की स्थायी समिति बोर्ड और सामान्य बोर्ड के विरोध में एक दिवसीय सामूहिक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। ये भूख हड़ताल वार्ड संख्या 13 के पार्षद रंजीत मंडल के नेतृत्व में की गई, जिसमें परिवर्ती समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। भूख हड़ताल का मुख्य कारण मेयर वसुंधरा लाल दे पर वार्ड संख्या 13 की उपेक्षा का आरोप है और साथ ही पार्षद रंजीत मंडल का कहना है कि मेयर द्वारा वार्ड 13 में विकास कार्य में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी वार्ड परिषद अपने स्तर से कोई कार्रवाई विकास कार्य करने का प्रयास करते हैं तो मेयर द्वारा इसका विरोध किया जाता है, जिससे वार्ड में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। पार्षद ने यह भी कहा कि उन्होंने कई बार इस मुद्दे को लेकर मेयर से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई है। चुनाव के समय मेयर द्वारा परिवर्ती समाज को अपना मायका बताते हुए सबसे अधिक विकास का फायदा किया गया था, लेकिन अब वह वादा केवल बयान तक ही सीमित रह गया है। पानी में बहा रहा है, लाखों रुपया महीना मेयर जो है उस एजेंसी से ले रहे हैं, जो होल्डिंग टैक्स के एजेंसी हैं उनसे ले रहे हैं, और जो पैसा वहां पहुंचाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मेरी बात उनसे जब हुआ तो उन्होंने कहा कि जो है अभी 4 महीने का पैसा उनका बचा हुआ है, जो हम 4 लाख रुपया उनको पहुंचाएंगे। आपसे मांगा गया था क्या? नहीं, मैं उनसे ये जानने का प्रयास कर रहा था कि यह जो होल्डिंग टैक्स का जो जहां 4% में देना चाहिए वहां 9% में तो दिया गया है, तो बीच में मांझरा क्या है? तो जो कर्मचारी उनको पैसा पहुंचाता है पर मंथ जो है वसुंधरा लाल को और उनके पति बिहारी लाल को, उनसे हम बात किए तो वह बता रहे थे। अब समझ लीजिए कि पूरे शहर का जनता का गाढ़ी कमाई जहां 4% में काम होना था वहां 9% में दे दिया। देखिए, आज यह भूख हड़ताल परिवर्ती समाज के विकास के लिए आदरणीय पार्षद महोदय के द्वारा यहाँ पे भूख हड़ताल किया जा रहा है। और अगर नगर निगम प्रशासन हमारे समाज को अपेक्षित रखता है तो पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर नगर निगम का विरोध करेंगे। भूख हड़ताल का कारण है कि हम लोगों का मेन नाली पर्वती चौक से बहुजैसे परसाल तक नगर निगम अटका दिया है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है नगर निगम की, क्योंकि ये समाज का अपेक्षित करना ये कतई उचित हम लोग नहीं समझते हैं। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। राजा मंडल पर्वती समाज से। भागलपुर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जीविका के द्वारा जगदीशपुर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार और सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराना था। ये रोजगार मेला जिले में हर साल 4 बार आयोजित किया जाता है, जिसमें आज का ये मेला साल का दूसरा मेला है। मेले में कुल 16 निजी कंपनियों ने भाग लिया है। सभी कंपनियां निजी क्षेत्र की थी, जिन्होंने युवाओं को रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराए हैं। और साथ ही इस रोजगार मेले के तहत सिक्योरिटी गार्ड से लेकर कई अन्य पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया। बड़ी संख्या में युवा मेला स्थल पर पहुंचे और कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत कर नौकरी से जुड़े हैं, जानकारी हासिल की गई। और साथ ही आयोजकों का कहना है ऐसे रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में ग्रामीण युवाओं को न केवल रोजगार मिलता है, बल्कि उन्हें भविष्य की दिशा तय करने में भी मदद मिलती है। आप लोग क्या ये जीविका के द्वारा जो है रोजगार मेला का आयोजन किया गया है।
इस मेले में जिला निबंधन परामर्श केंद्र का एक स्टॉल लगाया गया है। इसमें बच्चों को शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होती है उनको परामर्श किया जाता है। और हमारे यहाँ 4 प्रकार की योजनाएं चलती हैं, जैसे बिहार स्टेट क्रेडिट कार्ड योजना है, मुख्यमंत्री निश्चित साक्षरता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम योजना और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ये 4 योजनाएं युवाओं के लिए है। इसके अंतर्गत जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो आगे पढ़ना लिखना चाहते हैं, अगर रुपया पैसा में अगर उनको कहीं बाधा होता है तो उनको सरकार के द्वारा ब्याज मुक्त 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है आगे इंटर से आगे की पढ़ाई करने के लिए। जो आवेदक इंटर के बाद आगे रोजगार पाना चाहते हैं तो सरकार उनको जो है इंटर्नशिप कराती है और इंटर्नशिप करा करके उनको जो 3 माह से लेकर के 12 माह तक का उनको प्रशिक्षण दिलाया जाता है। और इस प्रशिक्षण के दौरान उनको बिहार सरकार कुछ स्टाइपेंड कर उनको आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं और कंपनी के द्वारा भी उनको कुछ राशि दिया जाता है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रणव प्रकाश हुआ और मैं सहायक प्रबंधक के पद पर परामर्श के विभाग में कार्यरत। लोगों का क्या प्रयास है? ये जीविका के द्वारा ये रोजगार मेला लगाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, उसके तहत ये रोजगार मेला हम लोग हर साल एक ज़िले में 4 लगाते हैं। तो ये हमारा दूसरा रोजगार मेला है। पहला रोजगार मेला हमारा बीहपुर में लगा था, ये हमारा दूसरा रोजगार मेला जगदीशपुर में लगा है। कितने कंपनियां आई? यहाँ अभी तक 16 कंपनियाँ आई हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं, सिक्योरिटी गार्ड की, उत्कर्ष बैंक, बैंकिंग की, सेल्स की, LIC, जो हमारे यहाँ पे DRCC के भी काउंटर लगे हैं। RCT जो एक ट्रेनिंग सेंटर है हमारा नाथनगर में, वो भी अपना काउंटर लगाया है। तो ये सारी कंपनियां हैं हमारी। स्थानीय जीविका को भी शामिल किया गया? बिल्कुल, सारे तो कैंडिडेट यहीं के हैं। हमारी जीविका जगदीशपुर के द्वारा ही ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रबंधक रोजगार हूँ, भागलपुर जिले का जीविका में कार्यरत हूँ। खबर सहरसा से है, जहां बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की हत्या के विरोध में युवाओं ने जोरदार प्रतिरोध मचा रखा है। आपको बता दें, हाथों में तख्तियां और नारे लिखे बैनर लेकर बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हैं और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रतिरोध मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ कुंवर सिंह चौक पहुंचा है, जहां प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया है। युवाओं का कहना था कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे कभी भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर संज्ञान लिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पुतला दहन के दौरान कुंवर सिंह चौक पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। किस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग है? पोस्टर भी दिखाइए, पोस्टर वहाँ के अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। 2014 से जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार वहाँ आई है, शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, तब से 1400 से ज़्यादा हिंदुओं को टारगेट किया गया। यहाँ तक कि न्यूज़ में भी नहीं आने दिया जाता। दीपू चंद्र दास के परिवार की 3 महिलाओं के साथ रेप किया गया, लेकिन वहाँ की सरकार, मोहम्मद यूनुस सरकार जो हिंदुओं का खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, उन्होंने जो वहाँ पे दबा दिए, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। जबकि उस्मान हादी के जनाजे में वो गए, लेकिन उनके घर पे किसी को नहीं भेजा। तो ये क्या है, एक तरह से हिंदुओं का वहाँ पे अपमान किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों का वहाँ पे अपमान किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग जो है एक हुए हैं, जो हिंदुओं की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार तक पहुँचा सके, जिससे केंद्र सरकार उस पर कुछ कार्रवाई कर सके और हिंदुओं को एक कर सके। हम मुर्दाबाद। किस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, जो आज 2 दिन पहले दीपू चंद्र दास की हत्या हुई है बांग्लादेश में, निर्ममता के साथ उसकी हत्या की गई, उसको जलाया गया और लाखों की मुसलमान भीड़ जो माइनॉरिटीज थी, वहाँ की हिंदू माइनॉरिटी थी, उनके साथ अत्याचार हुआ है। और हम सब आज हिंदू को यूनाइट करने के लिए एक मोर्चा निकाले हैं, जो आगे हम हिंदू को यूनाइट कर सकें।
सहरसा जिले के नौहट्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां डॉक्टरों की कथित लापरवाही से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। मृतका की पहचान ज्योति कुमारी के रूप में हुई है, जो मुरादाबाद पंचायत की रहने वाली थी। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर और कर्मियों ने गंभीर लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जान चली गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने नौहट्टा मुरादपुर सड़क को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक सड़क जाम रहने से आवागमन पूरी तरह ठप रहा। परिजन दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई और साथ ही न्याय की मांग करते रहे। सूचना मिलते ही नौहट्टा थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार एवं रोशन कुमार सहित दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया गया है। सर, परिजनों के द्वारा जाम लगाया गया, क्या बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं कि इंसाफ मिलेगा, कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से जच्चा बच्चा की मौत हो गई है, डॉक्टर की लापरवाही परिजन बता रहे हैं, कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है सर, क्या कहना चाहते हैं बताइए ना। ए बाप ले गलिया बेटी के 24 घंटा रखलका हॉस्पिटल में। हाँ। एको बेर नकल का ले के जाए ले, एको बेर नकल का ले के जाए ले। 11 बजला तब कल का हमरा कल के जाओ चाय या तो रोटी नान के एकरा खिलबू। हम चल गलिए चाय ले तो चाय वाला गेलिए तो बैठ चाय वाला कल के बैठू या तो चाय उ दूध औटलक, चाय बनेलकै। चाय बन के हमरा 10-15 मिनट लागि गेलै ओहिठिना। दतिया हमरा चाय तब ने हम अतियै। तो हमरा ओकरा कहलिए जल्दी दिया न, हमर पेशेंट के छोड़ के लुही ना। एगो और पेशेंट लिए तो चाय ला के लिए चाहियो आ पाँव रोटी गेलिए घर, जे घर में दाना रहे ओहि घर गेलिए तो घर में पेशेंट नहीं रहे। आ जे घर में बच्चा है ओहि घर गेलिए तो उसे अथी लगेना रहे, जिन अथी लगेना रहे, गिरी लगेना रहे। आगे को पता चलल कि डेथ भए गेल। ना गिरी लगेना रहे तो हम कहलिए हो बाप हमर बेटी कहाँ छै। तो ओहिठिना जे रहे अथी पेशेंट या कहलकै कि बेटी के लै गेलन बच्चा है। हम कहलिए नहीं भेलै। हम बापरहार खूब काटऽ लागलिए। तब कनी काल के बाद में जे छै से खोललकै घर खोललकै तो गेलिए, एकरा नाक में सूजन लगेने रहे। तो एको बेर न कहलका जे ले जा हॉस्पिटल। एको बेर न कहलका हो बाप। किसका गलती है इसमें? गलती किसका है? गलती ओकरे छै नरेशे के। किसका? हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल डॉक्टर का? बेटी का बेदरा भाइयों गला एकरा लड़के। हमर बेटी सही रहा। डॉक्टर का गलती है इसमें? ओकरे डॉक्टरे के गलती छै। की नाम बोला तोर? हमर रीता देवी नाम। पेशेंट के की नाम रहे? ज्योति कुमारी। ओकर पति के नाम रहे बुधन शर्मा। किए हुए हैं, क्या मामला? मामला है कि लगभग आधे घंटे पहले हमें फ़ोन से पता चला कि दुलारचंद शर्मा है, उनकी बेटी है, जो कल प्रसव के लिए नौहट्टा CSC गई थी। तो कल से उनको वहाँ रखा गया। आज लगभग 11 बजे के आसपास उसको एक लड़की जन्म हुआ और 12 बजे में नौहट्टा CSC से रेफर किया गया उसको सदर अस्पताल। एम्बुलेंस नहीं दे करके वो लोग 2 बजे के आसपास उसको ब्लडिंग हो रहा था, वो लड़की और दोनों उसका बच्चा दोनों मर गया। और उसके बाद जो है वो लोग एकदम ये होता है ना आपको बेचैनी से उनका अकेले आके यहाँ पहुँचा के अपना जैसे वहाँ पर जेंट्स नहीं था। ये अस्पताल प्रबंधन का बिल्कुल जो है सो आपको लापरवाही है, जिससे कि वो जच्चा बच्चा दोनों मरा है। और हम लोग का यही मांग है कि अस्पताल प्रबंधन पर हम लोग आवेदन देंगे और उस पर कार्रवाई करवाएंगे। आगे से फिर ऐसा नहीं हो। और ये बिल्कुल ही गलत हुआ है और लापरवाह है नौहट्टा अस्पताल का जितना प्रबंधन समिति है या जो भी है, डॉक्टर है, जो भी है, सारे के सारे लापरवाह है। और कल से जो भर्ती है समझ लीजिए आपकी अभी तक उसका कोई उपचार नहीं था। वो मरने के बाद सीधा यहाँ पे लाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार ठाकुर है। कानपुर नगर में थाना बादशाही नाका क्षेत्र अंतर्गत जनरलगंज कपड़ा मार्केट में शटर काटकर लगभग 7 लाख की चोरी की घटना सफल अनावरण करते हुए बादशाही नाका पुलिस द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2025 को शातिर अभियुक्त हमबीर उर्फ कुरू निवासी कासगंज, जिसके विरुद्ध 13 अभियोग पूर्व में पंजीकृत है, को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त ग्राइंडर मशीन, प्लायर सहित अन्य औजार और साथ ही कपड़े बरामद किए गए हैं। कभी आता ना
8 दिसंबर को बादशाही नाका क्षेत्र में जनरलगंज कपड़ा दुकान कपड़ा मार्केट क्षेत्र में एक चोरी हुई थी 7 लाख की, जिसमें शटर काट के ग्राइंडर से चोरी हुई थी। तो इसमें पुलिस टीम गठित की गई थी और त्रिनेत्र ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से, बहुत सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से, मुखबिर की खबर से और पुलिस ने ट्रेल्स पता किए फरूखाबाद से और कासगंज के, और फाइनली हमने चोर को 23 की अर्ली मॉर्निंग को गिरफ्तार किया, जिसका नाम हम्बीर सिंह उर्फ करू है। कानपुर में आता था, कानपुर का रहने वाला ने किस तरह की चोरी की? ये मूल रूप से कासगंज का रहने वाला है। इस पे लगभग 13 मुकदमे हैं चोरी के, और इस चोरी से और इंटेरोगेशन से हमने ये भी खुलासा किया है कि बादशाही नाका में 40/24 जो चोरी हुई थी जनरलगंज में लास्ट ईयर, उसका भी चोरी इसी ने की थी, हम्बीर सिंह ने ही की थी। उसमें लगभग 3 लाख की चोरी थी और इस चोरी में 7 लाख की है। इसमें से हम लोगों ने रिकवर किया है 41,000, जो ग्राइंडर ये इस्तेमाल करता था शटर को काटने के लिए। कुछ कपड़े हमने रिकवर किए हैं और प्लायर्स रिकवर। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच पर एक महिला की नकाब पर जबरदस्ती हाथ लगाना और इस कुकृत्य के समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा महिला सम्मान के खिलाफ दिए गए बयान बहुत निंदनीय है और इनकी महिलाओं के प्रति दूषित मानसिकता कोई दर्शाता है। किसी महिला के घूंघट और नकाब पर हाथ लगाना सभ्य समाज की सोच हो ही नहीं सकती है। इतनी और साथ ही इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। संतोष कश्यप उपरोक्त कृत्य और बयान की घोर निंदा करती हैं और साथ ही भारतीय संस्कृति में महिला का घूंघट या नकाब उसकी अस्मिता और सम्मान का प्रतीक है। भारतीय महिला के घूंघट और नकाब पर हाथ लगाना न केवल महिलाओं की अस्मिता और सम्मान पर हमला है, अपितु भारत की संस्कृति को भी तार-तार करना है और इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति भी उसी अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे समाज की विकृत मानसिकता के व्यक्तियों को किसी भी संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः आप मानहानि और महामहिम जी से हम महिलाओं की तरफ से करबद्ध निवेदन है कि उक्त सभी पद से बर्खास्त करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इसमें मौजूद सभी बबीता कश्यप, माला शर्मा, विनीता कश्यप, नूर जहां, कमलेश यादव, गीता जाटव, शब्बू खान, रेखा देवी, कमलेश देवी, अरुणा यादव, राम बेटी, माला यादव, जया सिंह, सुमन कश्यप, रूपा यादव और साथ ही सपना आरती ठाकुर, मुन्नी देवी शाक्य और प्रेमवती शाक्य, बबली यादव, राम कश्यप, रमोला रानी ठाकुर, मीना जाटव और साथ ही ओमवती जाटव, राम बेटी खटीक ब्रजेशी और साथ ही देवी अनीता कश्यप इत्यादि बहुत सारी कार्यकारिणी बहनें मौजूद रहीं। श्रावस्ती जनपद के ककरदरी कार्य क्षेत्र स्थित मल्हीपुर में इन दिनों देश सेवा का जज्बा साफ नजर आ रहा है। यहाँ 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल भिनगा द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में युवक और युवतियां लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा की कड़ी तैयार कर रहे हैं। सुबह से शाम तक दौड़, पीटी और साथ ही शारीरिक अभ्यास, अनुशासन और मानसिक मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। यह पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम 62वीं वाहिनी SSB के कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण के
के निर्देशन में संचालित हो रहा, जबकि प्रशिक्षण की कमान संभाल रहे सहायक उप निरीक्षक अरविंद कुमार, उनके साथ अंकित कुमार और प्रेरणा फाउंडेशन के अनिल जायसवाल युवकों को निरंतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। और साथ ही प्रशिक्षकों का लक्ष्य युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से सक्षम और आत्मविश्वास से भरपूर बनाना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर स्थानीय युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। तो साथ है एसएसबी की यह पहल सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं के लिए न सिर्फ एक सुनहरा अवसर है, बल्कि देश सेवा की राह में आगे बढ़ने का एक मजबूत आधार भी है। आपके पास कॉल लेटर आ गया, उसमें लिखा होगा जो इतना तारीख को गए इस जगह में आपको जाना है। आपको रिक्रूटमेंट के लिए आपको क्या नाम है आपका? आंचल गुप्ता। कहाँ रहती हैं? लक्ष्मणपुर कोठी। ये जो एसएसबी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इससे आप क्या महसूस कर रही हैं? एसएसबी के इस प्रशिक्षण से हमें बहुत बड़ा मौका मिला है और हमको बहुत अच्छे अच्छे गाइडेंस मिल रहे हैं। पहले में ऐसे गाइडेंस नहीं मिल रहे थे और देश के जज्बा और भी मजबूत हो रहे हैं। पहले से और अब में क्या फ़र्क है? पहले से और अब में बहुत फ़र्क है। आप क्या बनना चाहती हैं? हम IAS। क्या नाम है आपका? पिंकी मौर्य। कहाँ रहती हैं? बहराइच। भर्ती पूर्व प्रशिक्षण से आपको अभी तक क्या सीखने को मिला है? यह जो भर्ती है निःशुल्क की कराई जा रही है और जो यहाँ पे लोग आते हैं, यह हम लोगों महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक फ्री में योगदान का मौका मिला है सरकार की तरफ से, जो हमें इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए और यहाँ पे बहुत अच्छा जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। ये निःशुल्क दिया जा रहा है या आप लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं? सर निःशुल्क दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पूजा विश्वकर्मा। यहाँ जो एसएसबी द्वारा भर्ती पूर्व प्रशिक्षण से आप लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, इससे आप क्या सीख रही हैं? सर यहाँ पे हम लोग 16 तारीख से प्रशिक्षण हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। तो सर मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि पहले सर हम यहाँ पे दौड़ रहे थे, जब एक बार यहाँ पे हुआ था कंपटीशन, तो उसमें हम 100 मीटर नहीं दौड़ पा रहे थे। और अब यहाँ पे जब से यहाँ पे सीखने लगे हैं तो सर ने पहले पोजीशन, फिर रेस्ट और फिर उसके बाद में सर बहुत सारे वो जो व्यायाम सिखाए सर उसमें, और सर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त हम लोगों को। पहले से और अब में आपको कुछ फर्क महसूस हो रहा है? यस सर, बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगी? सर देश को हम यही संदेश देना चाहते हैं, मतलब जैसे कि हर जगह ये सर लोगों को भेज के सर वहाँ पे ये प्रशिक्षण दिया जाए सभी लोगों को। अप, 1, अप, 2, अप, 1, अप, 2, एक साथ अप। क्या नाम है आपका? अनिल जायसवाल। आप प्रेरणा फाउंडेशन के ट्रेनर हैं, बच्चों को यहाँ ट्रेन कर रहे हैं। ये निःशुल्क कराया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, कैसे क्या है पूरा मामला बताइए। ये निःशुल्क है बच्चों के लिए पूरी तरह से। इसमें 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको हम फ्री में प्रशिक्षण दे रहे हैं। एसएसबी की टीम आई हुई है जो उनको फिजिकली मेंटेन कर रही है और मैं इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ एजुकेशन का। जो इनको रिटर्न एग्जाम निकाला जाएगा उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे इनको परीक्षा पास करना है, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, इसकी जानकारी है। और ये कार्यक्रम जो है नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा सशस्त्र बल द्वारा आयोजित और प्रेरणा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। इस प्रशिक्षण से बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को ऐसा लाभ मिलेगा कि यदि कोई बच्चा किसी फोर्स में भर्ती होना चाहता है, फौज में जाना चाहता है, तो फिजिकल अपने आप को कैसे उसका फिजिकल मेंटेन करना है, कैसे उसको रिटर्न एग्जाम मेंटेन करना है, इसकी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। यह प्रशिक्षण निःशुल्क कराया जा रहा है या कोई पैसे लिए जा रहे हैं, कैसे? प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है बच्चों के लिए। इसमें 18 साल से ऊपर के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण इस समय कहाँ पर हो रहा है? यह प्रशिक्षण मल्लीपुर में हो रहा है, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट के मल्लीपुर में। क्या नाम है आपका? प्रिया त्रिवेदी। प्रशिक्षण से क्या सीख रही हैं आप? हम लोग को यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। ये सरकार के द्वारा हम लोग को फ्री में सिखाया जा रहा है, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है एसएसबी के द्वारा। इसमें हम लोग को बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। दाएं उछल, बाएं उछल, पोजीशन, रेस्ट और रनिंग भी कराई जा रही है। पहले से और अब में आप क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं? पहले से अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो रहा है। जो हम लोग पहले दिन यहाँ पे आए थे तो हम लोग को रनिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो बहुत कुछ जो एक्सरसाइज कराया जा रहा था उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे से।
महोबा जनपद में प्रशासनिक संवेदनहीनता का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे सुनकर न सिर्फ किसान बल्कि पूरा समाज सन्न रह गया। चरखारी तहसील के चंदौली गांव से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हल्का लेखपाल राम कुमार एक पीड़ित किसान को मुआवजा पाने का ऐसा रास्ता बता रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। दरअसल चरखारी तहसील के चंदौली गाँव निवासी किसान राघवेंद्र का करीब 23 दिन पहले पूरा घर आग की चपेट में चढ़ गया। अनाज, गृहस्थी का सामान, लड़की की शादी के लिए रखा सामान सब कुछ जलकर राख हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मदद और मुआवजे का भरोसा दिलाया। राजस्व कर्मचारी और लेखपाल ने निरीक्षण किया, लेकिन इसके बाद भी किसान ने हिस्से आया सिर्फ तहसील के चक्कर और आश्वासनों का बोझ। किसान का दर्द तब छलका जब कई दिनों तक मुआवजा नहीं मिला और साथ ही फोन पर लेखपाल से बात हुई तो उनसे जवाब मिला कि 4000 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हताश किसान ने जब अपनी तबाही का जिक्र करते हुए अधिक मुआवजे का रास्ता पूछा तो लेखपाल ने किसान की मजबूरी का ही मजाक बना डाला। जी हाँ, उसने किसान से कहा कि अगर ज्यादा मुआवजा चाहिए तो किसी ट्रक के नीचे आ जाओ, मर जाओगे तो 5 लाख मिल जाएगा। ये शब्द नहीं, व्यवस्था का तमाचा है, जिसे सुनकर किसान दंग रह गया। जिसकी छत जल चुकी थी उससे उसकी जान का सौदा करने की सलाह दी जा रही थी। यही ऑडियो सोशल मीडिया पर और वायरल हो रहा है और साथ ही प्रशासन की संवेदनहीनता इस सवाल पर खड़ा करती है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की मदद और योजनाओं के लाभ की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत में बैठे नुमाइंदे अगर दुख का मजाक और साथ ही पीड़ा का मजाक समझने लगे तो योजनाएं सिर्फ फाइलों तक ही सिमट जाती है। इस मामले को लेकर चरखारी तहसील RN मिश्रा ने बताया कि आग लगने की घटना चंद्रपाल के घर पर हुई थी, जिसका आंशिक मकान जलने का 4000 की क्षतिपूर्ति बनी है। इसी संबंध में पीड़ित के परिजन ने लेखपाल राम कुमार से बात की थी, जिसका ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें, ऑडियो की जांच कराई जा रही है। नियम अनुसार जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सिर्फ एक ऑडियो का नहीं बल्कि उस सोच का है जहां किसान की आग में जली जीवन भर की पूंजी की कीमत 4000 रुपए और मरने की सलाह है। अब देखना यह होगा कि वायरल ऑडियो पर कार्रवाई होती है या ये भी सिर्फ फाइलों की राख में दबकर रह जाएगा। ये एक आग लगने की घटना हुई थी मौजा लतौरा में। चंद्रपाल पुत्र दीना के घर में आग लगी थी, तो उसका पाबीस रिपोर्ट लेखपाल ने हमारी तहसील में दिया था, जिसका आंशिक क्षतिपूर्ति आंशिक जो है मकान जलने के कारण 4000 रुपये क्षतिपूर्ति का बिल इसका भेजा गया है। इसी संबंध में उसी का कोई परिजन ने जो है राम कुमार लेखपाल से बात की थी, तो उसी में लेखपाल के द्वारा कुछ ऐसी बात उसमें सुनने में आ रही है कि उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके से आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो इस ऑडियो की हम लोग जांच करा रहे हैं और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उस पे करेंगे।
महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील के रगौलिया बुजुर्ग गांव में खेत में काम कर रहे किसान की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों ने इसे कड़ाके की ठंड का परिणाम बता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों में मातम का माहौल है। महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील अंतर्गत रगौलिया बुजुर्ग गाँव में खेत की सिंचाई कर रहे 60 वर्षीय किसान करोड़ी लाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पास के खेतों में काम कर रहे अन्य किसानों ने उन्हें अचेत अवस्था में पड़ा देखा और तुरंत परिजनों को सूचना दी। परिजन तत्काल उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई और मृतक के परिजनों ने इसे कड़ाके की ठंड का परिणाम बताया है। मृतक के भतीजे सुनील ने कहा कि चाचा खेत में पानी लगा रहे थे और अत्यधिक ठंड के कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। इस दुखद घटना ने पूरे गाँव में मातम फैला दिया है और साथ ही प्रशासन और ग्रामीणों ने लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। क्या शुभ नाम है आपका? महेंद्र सिंह यादव। क्या हुआ, क्या घटना हुई? अरे चाचा दिन में अपने खेत में पानी लगा रहे थे। वही करीबन शाम का टाइम हो रहा था, 5-6 दिन से लगा रहे थे। तो पानी लगा दे रहे थे, किसी तरह से इनको चक्कर आया और सर्दी लग गई हो, जिस कारण से ये वहीं अचित अवस्था में गिर गए। तो गांव वालों ने जैसे देखा तो उन्होंने घर में सूचना दी, तो ये लोग पहुंचे वहां पर, तो उनको लेकर के आए। तुरंत गाड़ी की व्यवस्था करी, क्योंकि साधन देहात में जल्दी मिल नहीं पाते हैं, तो इधर उधर से व्यवस्था करके महोबा ले आए। तो वहां पर डॉक्टरों ने फिर मृत्यु घोषित कर दिया। क्या लग रहा है आपको, क्या क्या हुआ? सर्दी के कारण से लग रहा है। किसान की मौत कितनी जमीन है? वही होगी 4-5 बीघा के लगभग आसपास। क्या चाहते हैं प्रशासन? अब भाई अब किसान हैं, खेती गरीब लोग हैं, तो किसान बीमा मिलना चाहिए, मदद होनी चाहिए। और चाचा जी खेत में गए थे, पानी लगा रहे थे, तो जैसे ही वहाँ पे कुछ हुआ होगा जो भी, बाकी गांव चक्कर कर आया है, बाकी गांव वालों ने फिर हमें सूचना दी। तो ठंड के कारण शायद इन्हें शाम हो गई थी, तो ऐसा हुआ नहीं, ठंड के कारण इनको हुआ, तो उन्हें चक्कर कर आ गए, जिसके वजह से गिर गए। हम लोगों ने फिर गांव वालों ने हमें बताया, तो हम सचेत अवस्था में पड़े हैं। अगर तो हम लोग 4-6 लोग पहुंचे घर के भैया लोग, तो साहब तो उनको लेके आए। कहाँ लेकर गए? जिला अस्पताल में होगा। क्या डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं, तो उन्हें इलाज दिया थोड़ा सा, और इसके बाद सिटी स्कैन किया। हालत क्या करते थे? किसान थे, और करीब वही 4-5-6 बीघा बस। खबर श्रावस्ती से, जहां कोहरे में लापरवाही बनी जानलेवा। NH 730 पर घने कोहरे ने बरपाया कहर। तेज रफ्तार मैक्स सवारी वाहन और मारुति कार में जोरदार भिड़ंत। मैक्स में सवार करीब आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। मारुति कार का एयरबैग खुलने से कार सवार सुरक्षित है। बिना सुरक्षा इंतजाम फराटा भर रहे सवारी वाहन पहले भी हो चुके हैं हादसे का शिकार। सूचना पर इकोना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को CHC इकोना भिजवाया। हालत नाजुक होने पर सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया। श्रावस्ती जिले में कड़ाके की ठंड के बीच सेवा की मिसाल सामने आई। भिनगा स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को मिली राहत। आपको बता दें, समाज सेवी जितेंद्र गुप्ता ने वृद्धाश्रम पहुंचकर स्वेटर वितरित किए हैं। ठंड से बचाव के लिए बुजुर्गों को गर्म कपड़े दिए गए हैं। स्वेटर पाकर वृद्धजनों के चेहरे पर दिखी खुशी। जितेंद्र गुप्ता ने कहा, बुजुर्गों की सेवा समाज की जिम्मेदारी। वृद्धाश्रम प्रशासन ने सहयोग के लिए जताया आभार। स्थानीय लोगों ने इस पहल को बताया प्रेरणादायक।
श्रद्धा मन में बूढ़ बुजुर्ग के हमारे प्रति है और हमेशा रहेगी। और जो हो सका है, जो भगवान ने हम लोग को दिया, उसी में जो कुछ अंश हम लोग दान किए इसमें, और चाहेंगे कि जिसके पास जो हो सके वो अपनी माताएं और पिता तुल्य सबको समझ के आए, अपना दान यहाँ देते रहें, ताकि हर लोग खुशहाल जिंदगी जीवन व्यतीत करें। बड़े लोगों से अपील है, या चाहे कोई छोटा भी हो, अगर वो चाहे तो वृद्धाश्रम में आकर असहाय बड़े लोगों से अपील है, बड़ा होता है दिल, और जिसका दिल बड़ा होगा वही दे पाएगा, बड़े लोग नहीं दे पाएंगे। बड़े लोगों के पास कितना भी धन हो जाए, बिना दिल के वो बांट नहीं सकता है। सबसे बड़ा होता है दिल, जब वो दिल से मानेगा तभी किसी को दान दे पाएगा, वरना पैसे में जंग लग जाता है, कभी किसी के काम नहीं आता है। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, राहुल गांधी के चीन पर बोले बयान पर किया पलटवार। साक्षी महाराज ने राहुल गांधी से उल्लू की तुलना की। मैं कह रहा था कि राहुल गांधी किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं और उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, साक्षी महाराज ने कहा। विदेश में जाकर के वो भारत की निंदा करते हैं, सरकार की, मोदी की निंदा करते हैं, वो भारत की निंदा करने लगते हैं। और साथ ही ये वो भारत है जहां सुई भी विदेश से आया करती थी और आज भारत कहां से कहां पहुंच गया है। कहा ब्रह्मोस हम लोग चंद्रलोक तक पहुंच गए हैं। ये सब नहीं दिखाई देता राहुल गांधी को। और साथ ही स्थिति ये है कि सूर्य निकलने और उल्लू को ना दिखाई दे तो इसका इलाज। वही तो मैं कह रहा था। महाराज जी, राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश में जाकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो है चीन दुनिया को उत्पादन में धोखा दिखा रहा है, और इस पर उन्होंने बयान दिया। क्या कहेंगे? वही तो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। विदेश में जाकर के वो भारत की निंदा करते हैं, सरकार की, मोदी की निंदा करते करते वो भारत की निंदा करने लगते हैं। ये वो भारत है जहाँ सुई भी विदेश से आया करती थी, और आज भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कहाँ ब्रह्मोस हम लोग चंद्रलोक तक पहुंच गए हैं। ये सब नहीं दिखाई देता राहुल को। तो स्थिति हुई कि सूर्य निकले, उल्लू को न दिखाई दे तो इसका अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन में आयोजित मंगलवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर निरीक्षण किया गया। परेड के दौरान पुलिस कर्मियों से शारीरिक दक्षता बढ़ाने हेतु दौड़ लगवाई गई तथा विभिन्न व्यायाम कराए गए। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कर्मियों की ड्रिल का गहन निरीक्षण किया गया और साथ ही बारी बारी से ड्रिल कराई गई। निरीक्षण के दौरान आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही आरटीसी में प्रशिक्षणरत रिक्रूट आरक्षियों का अनुशासन एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के संबंध में प्रभारी आरआई को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कड़ाके की ठंड में जहां आम जनजीवन बेहाल है, वहीं शाहजहांपुर में समाज सेवी की एक मिसाल देखने को मिली है। आपको बता दें, गुरु कृपा परिवार से जुड़े समाज सेवी संजय गुप्ता पाइप वाले जरूरतमंदों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। सर्द और ठंडों में रातों में संजय गुप्ता अपनी टीम के साथ महानगर शाहजहांपुर की बस्तियों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कंबल वितरित कर रहे हैं। खास बात यह है कि कंबल के साथ उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक बैग भी दिया जा रहा है। समाज सेवी संजय गुप्ता ने कहा कि जब तक ठंड पड़ेगी तब तक हमारा कंबल वितरण कार्यक्रम जारी रहेगा। वर्षों से हम यहाँ सेवा करते आए हैं और साथ ही टॉपर वाले बाबा जी की कृपा से यहाँ सेवा निरंतर चलती रहेगी। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशी और राहत साफ देखी जा रही है। निस्संदेह ऐसे सेवा कार्य समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और जरूरतमंद के लिए सहारा बनते हैं। ये हम लोग
लोग जो शाहजहानपुर नगर के गरीब बस्तियां, ये जो कमजोर लोग हैं, उनके घरों पे एक बैग और उसके अंदर एक गर्म कंबल जो है निःशुल्क इन लोगों को, सब लोगों को दे रहे हैं। ये हमारे गुरु कृपा परिवार की तरफ से है। और शाहजहानपुर नगर में, शहर में जो भी गरीब जनता, गरीब बस्तियां, उस पूरे नगर में हर घर के बाहर जाके सबको कंबल और उसका बैग वितरण कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जाड़ों भर चलता रहता है पहले से भी, और शुरू हो गया। ये करीब 1 महीने का कार्यक्रम है, जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक इसको चलता ही रखें। खबर प्रतापगढ़ से, जहां डीएम चीफ सहाय अवस्थी ने जरूरतमंदों को किया कंबल वितरण और साथ ही सराय दली, बेनीपुर, ईश्वरपुर, रामपुर व टेकार गांव में बांटा गया कंबल। शासन ने शीतलहर में से बचाव के लिए मिले कंबल का पात्र व्यक्तियों को दिए गए और साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, एसडीएम नैसी सिंह, नायब तहसीलदार वहां पर मौजूद रहे। मिनिमम उसका मैक्सिमम वजन मिल रहा है फोटो को शंकर खबर प्रतापगढ़ से है, जहां स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसानों का हुआ सम्मान। किसान मेला में 59 किसानों को पुरस्कृत किया गया। प्रथम पुरस्कार 7,000, द्वितीय 5,000, विकास खंड स्तरीय 2,000 की धनराशि प्रदान की गई है। सीडीओ डॉक्टर दिव्या मिश्रा ने मेले का उद्घाटन कर कृषि के बारे में जानकारी दी। प्रभारी उप कृषि निदेशक अशोक कुमार ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, विधायक प्रतिनिधि अरुण मौर्य समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। महोबा में ऑनलाइन गेम फ्री फायर की लत ने 12 वर्षीय किशोर को अपने ही घर का चोर बना दिया। 40,000 नगद और लाखों रुपए के आभूषण चोरी करने के बाद किशोर अपने साथी संग फरार हुआ। 6 दिन बाद जब वह मिला तो सामने आई पूरी हकीकत। उसने मोबाइल गेम की लत में गेम खेलने के लिए बकाया रकम चुकाने के लिए अपने ही घर की थी चोरी। आपको बता दें कि ऑनलाइन मोबाइल गेम फ्री फायर की लत ने एक नाबालिग किशोर को अपराध की राह पर धकेल दिया। 12 वर्षीय किशोर ने अपने ही घर पर चोरी कर डाली। बीते 17 दिसंबर की रात किशोर ने अपने घर में रखी लगभग 40,000 रुपए नगद और करीब 3 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चुराकर अपने साथी के साथ वो फरार हो गया। पुलिस और परिवार ने उसके अचानक गायब होने की चिंता जताई और पिता प्रेमचंद्र साहू ने भट्टीपुरा में अपने ही मोहल्ले के एक लड़के पर अपहरण का आरोप लगाया है। लेकिन 6 दिन बाद किशोर जब अपने साथी के साथ मिला तो पूछताछ में उसने पूरी हकीकत बताई है। उसने बताया कि मोहल्ले की एक महिला अपने घर में मोबाइल गेम खेलने के लिए बच्चों को प्रतिदिन 300 रुपए लेकर फ्री फायर गेम खिलाती है और किशोर को यह गेम इतना भा गया कि उसने न केवल उधार में गेम खेला बल्कि उसे चुकाने के लिए चोरी करने तक की योजना बना ली है। किशोर ने चोरी की गई राशि का कुछ हिस्सा महिला के पुत्र को दे दिया और कुछ आभूषणों को कानपुर में बेच दिया है। इसके बाद वो साथी के साथ गुड़गांव चला गया था। सूचना मिलने पर परिवार ने उसे वापस लाकर कोतवाली में पेश किया है। पुलिस ने किशोर की कहानी सुनी तो दंग रह गई और साथ ही परिवार और स्थानीय लोग महिला के खिलाफ पूछताछ और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि बच्चों में इस तरह की लत और अपराध से बचाव किया जा सके।
क्या घटना हुई है? हमारा बालक को एक औरत और उसका लड़का वीडियो गेम खिलाती थी मोबाइल में। मोबाइल का किराया लेती थी, पहले 1500 रुपया रोज लेती रही है, उसके बाद 300 रुपया रोज में मोबाइल देके बराबर गेम खिलाती थी और उसी कहने के अनुसार ये लोग घर से जेवर और रुपया लेकर भागे थे। फिर क्या हुआ? ये लोग घर से भाग नहीं पाए, इनकी तलाशी ली गई, जानकारी करी गई, उस आधार पर ये हमको बाहर मिले, वहाँ से उनको लाकर कोतवाली में सौंपने के लिए लाए हैं, सुपुर्द के लिए। तो ये कौन महिला है, कुछ जानकारी है आपको? उसका नाम रेखा वर्मा है, उसके लड़के का नाम अभय है और वो घटीपुरा में रहती है। तो ये बच्चे जो आप बता रहे हैं गेम का मामला है, ये कितना सामान क्या कुछ ले गए थे यहाँ से आपके? घर का जेवर है उसमें और रुपया है दुकान का पूरा। कितना रुपया लगभग? रुपया लगभग 40,000 रुपये है और जेवर में हार है, मंगलसूत्र है, एक कान की झुमकी है, एक अंगूठी है और चांदी में पायल हैं और चांदी की चूड़ियाँ हैं। तो सामान मिल रहा है आपका? सामान कुछ नहीं मिला है। इन बच्चों ने 2 सामान कानपुर में बेचा है बता रहे हैं, उसमें एक हार बेचा है, मंगलसूत्र बेचा है, चांदी की एक जोड़ी पायल और चूड़ी बेची है, बाकी एक चूड़ी तो बाकी पायल का और झुमकी का अंगूठी का पता नहीं और 20,000 रुपये नहीं मिले इनको। तो वो लगता है कि उस महिला और उस लड़के ने रख लिया अपने घर में और उसे बालकों ने मिलने पर यह बताया कि ये हमसे जिस दिन हम गए उसको सब मालूम था, उसने हमको मोबाइल की सिम भी दी चलाने के लिए और रुपया भी हमसे लिए हैं, बाकी सब बालकों को मालूम है, इसलिए कोतवाली लाकर उनसे ध्यान दिलवाना चाहते हैं हम यहाँ पर। खबर सोनभद्र से है, जहां अनियंत्रित कार ने बाइक सवार कुमारी जोरदार टक्कर। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की उमड़ी भारी भीड़। सड़क दुर्घटना में एक की मौत और एक की हालत गंभीर बनी है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय सौरभ पुत्र सुरेंद्र के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल सीएचसी म्योरपुर पहुंचाया गया। डॉक्टरों की देखरेख में घायल का इलाज जारी है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए मार्ग पर जाम लगाने की कोशिश की है। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद स्थिति हुई सामान्य। कार चालक मौका देखकर घटनास्थल से हुआ फरार। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। म्योरपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव में बीजपुर मधुरवा मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। पंत इंटरमीडिएट कॉलेज पाली हरदोई के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक गरिमामय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कुटुंब लाइब्रेरी में किया गया। यह समारोह हाई स्कूल परीक्षा, इंटरमीडिएट कला संकाय और तथा इंटरमीडिएट व्यावसायिक संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने हेतु आयोजित किया गया। ये पुरस्कार डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे, पंत इंटरमीडिएट कॉलेज पाली के पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा अपने दिवंगत माता पिता एवं नाना नानी की स्मृति में स्थापित की गई है। इस अवसर पर वर्ष 2024 से 25 की इंटरमीडिएट परीक्षा में कला संकाय में 399 अंक प्राप्त करने वाली पंत इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा नम्रता को उमा देवी मोहन लाल पांडे विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया और तीनों प्रतिभागी विद्यार्थियों को 1100 की नगद राशि और एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें, व्यवसायिक संकाय में 1000 में से 807 अंक प्राप्त करने वाली प्रियांशी देवी को और साथ ही राजरानी रामचरण तिवारी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाईस्कूल परीक्षा में 600 में 513 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हिमांशु को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान दीन तिवारी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। समारोह का आयोजन डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे, प्राचार्य उजागर इंटर कॉलेज और साथ ही सीतापुर के कुशल मार्गदर्शन में किया गया है। कार्यक्रम के संयोजन में देवेंद्र कुमार अग्निहोत्री रहे और साथ ही आयोजन को सफल बनाने में रवि सिंह, ब्रजेंद्र कुमार, मोहम्मद नदीम, अरविंद मिश्रा, राकेश रंजन त्रिवेदी, बागीश वाजपेयी, विमलकांत पांडे, दुर्गेश दीक्षित तथा सोनू अग्निहोत्री और साथ ही उनका सबका विशेष सहयोग रहा है।
चित्रकूट जनपद में एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने शादी करने से मना करने पर लड़की को भारी पड़ गया, जिस पर सनकी युवक ने लड़की पर फरसे से हमला कर उसे घायल कर दिया है, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से लड़की के अच्छे इलाज के लिए परिजनों ने उसे प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर कराया है। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर में सनकी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश करना शुरू कर दिया है। मामला राजापुर थाना क्षेत्र के सिरावल गाँव का है, जहाँ रामनाथ निषाद की 17 वर्षीय लड़की घर से कुछ ही दूरी पर कंडा पातने के लिए गई हुई थी, जहां उसका पड़ोसी युवक अनिल पटेल आ गया और उसके साथ छेड़खानी करते हुए उसे पकड़कर उससे शादी करने के लिए कहने लगा। लेकिन जब लड़की ने उससे शादी करने से मना कर दिया तो आरोपी युवक उसके साथ मारपीट करने लगा और लड़की उसके पैरों में गिरकर उसे ना मारने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी युवक उसकी एक न सुनी और उस पर धारदार हथियार फरसे से उसके गले पर वार कर दिया है, जिससे लड़की की गंभीर रूप से वह घायल हो गई है और गिर पड़ी है, जिसके बाद आरोपी युवक वहां से फरार हो गया। जब लड़की की चीख पुकार सुनी तो ग्रामीण वहां पर पहुंचे हैं और उस घायल लड़की को जिला अस्पताल ले गए हैं, जहां अच्छे इलाज के लिए लड़की को प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? उल्टी हो रही है। अच्छा, और क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ। हम बैठे गए थे वहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आया ये, बस हमारे बोल रहा था कि मुझसे शादी कर, नहीं करनी शादी। फिर ये लीन रहा फारसा मेरे मार दिया। पहले से बात करती थी, जानती थी उसको? नहीं, बात तो नहीं करती थी। एक बार मुझसे बोला कि मुझसे बात कर लो, मुझे अपने घर वाले से बता दिया। फिर उनके घर वाले, हमारे घर वाले ने समझाए, फिर ये बात अभी तक नहीं ली। तो अभी हमसे नहीं बोलेगा तो हम चले गए अकेला टट्टी। फिर वहाँ पे पता नहीं कहाँ से हमें तीखी था, इतना बड़ा फारसा लेने लगा, हमें मारा बहुत, हाथ कोट जो पैर भी पार रहे थे कि हमको मत मारो, नहीं माना। अच्छा, मतलब आपको सीधा मारने लगा? आपसे क्या बोला आते टाइम, बताइए। नहीं, ये बोल रहा था कि तुम हमारे साथ भाग चलो। मैं कहूँ क्यों भागे आप तुम्हारे साथ? बस आपसे इतना बोला कि भाग चलो, आपने मना किया तो मारने लगा? हाँ, हमें मारने लगा। आप अकेली गई थी ना? हाँ, अकेले गए थे। अच्छा, चलो ठीक है। राजापुर थाना क्षेत्र के गांव में एक लगभग 17 वर्षीय बालिका, जैसा कि उसके पिता द्वारा बताया गया, अपने खेतों की तरफ कंडा पाथने के लिए गई थी। वहीं उसी गांव का एक 20 वर्षीय नौजुवक, उसके साथ उसने छेड़खानी करने की कोशिश की और लड़की के द्वारा रजिस्ट करने पर उसने उसके गले पर वार किया है। तत्काल इस सूचना पे पुलिस ने FIR दर्ज किया है और लड़की को स्थानीय चिकित्सालय में चिकित्सा दिलाने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जिला अस्पताल से उसके परिजन स्वतः डिस्चार्ज करा करके मंझनपुर में कहीं इलाज कराने के लिए ले गए हैं। बहरहाल मेरी CMS साहब से बात हुई, लड़की खतरे के बाहर है, FIR दर्ज है। मुलजिम की तलाश में टीमें लगा दी गई। हमारी SWAT की टीम, सर्विलांस की टीम और थाना राजापुर की टीम CO राजापुर के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही है और हमें उम्मीद है कि आज से लेकर के कल तक हम उस अभियुक्त की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त कर लेंगे। आगे विधिक कार्यवाही लड़की के बयान करा करके की जाएगी। जो उससे प्रथम दृष्टया पूछताछ में हमारे क्षेत्राधिकारी ने एक महिला कांस्टेबल के माध्यम से पूछताछ कराई है, तो उसमें यह है कि उनकी चूँकि मोहल्ले की ही बात है, इस नाते जान पहचान थी, लेकिन लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया उससे ये लगता है कि एक तरफा प्रेम में लड़की सहयोग नहीं कर रही थी उसके साथ, इसकी वजह से उसने उसके ऊपर इस तरह का हमला किया है। क्या उसके साथ कोई अप्रिय घटना जैसे कि रेप जैसी कोई वारदात को? नहीं, इस तरह की कोई बात उसने उस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी नहीं बताई है और FIR में भी उन्होंने इस तहरीर में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है और अस्पताल में भी इलाज के दौरान भी उसने कुछ इस तरह की कोई शिकायत नहीं की है। हाँ? अभी और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है। अच्छा,
और क्या हुआ। खबर कानपुर नगर से है, जहां गंगा बैराज पर शनिवार को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और एसडीएम ने पुलिसकर्मियों के साथ जहां चेकिंग की थी, वहीं पर मंगलवार शाम चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने बैरियर तोड़ते हुए पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाकर उन्हें कुचलने का प्रयास किया है। घटना में 2 दरोगा और होमगार्ड समेत 3 लोग घायल हो गए हैं और साथ ही आरोपित कार सवार बैराज मार्ग से इस्कॉन मंदिर होते हुए बिठूर की ओर भाग निकला है और साथ ही हादसे में अफरा तफरी मच गई है और घायल पुलिसकर्मियों को LLR अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपित कार सवार की तलाश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। इसके लिए जनपद और आसपास की पुलिस टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। गंगा बैराज पर मंगलवार शाम कोहना पुलिस और यातायात पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। टीम ने कार को रोकने का इशारा किया। पहले कार थोड़ी धीमी हुई, उसके बाद कार चालक ने अचानक कार की रफ्तार बढ़ा दी। टीम ने कार सवार युवक को पकड़ने के प्रयास तो किए और साथ ही आरोपित कार सवार ने तीनों बैरिकेडिंग तोड़कर कार पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ा दी है, जिससे टीम में मौजूद पुलिसकर्मी में भगदड़ मच गई और इस बीच आरोपित कार सवार बैराज बिठूर मार्ग से इस्कॉन मंदिर होते हुए बिठूर की ओर भाग निकले हैं। घटना में अटघल घाट चौकी प्रभारी संजय कुमार आरोगा पूरन सिंह और साथ ही होमगार्ड हरिप्रकाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि दरोगा पूरन सिंह का बायां पैर टूट गया है और साथ ही होमगार्ड को गंभीर चोटें लगने के कारण उनका इलाज जारी है। सूचना पर कोहना, नवाबगंज और स्वरूपपुर नगर थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। तत्काल घायल पुलिसकर्मियों को LLR हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। देखिए, ये घटना करीब 6:30 बजे की शाम की है। इसमें इंस्पेक्टर कोहना जो है वहाँ एसओ कोहना चेकिंग कर रहे थे और बैरियर उन्होंने बैरिकेडिंग लगा के करा था। तो एक गाड़ी जो थी, जो कि शुरू में इन्होंने स्कॉर्पियो बताया, बाद में ब्लैक कलर की ऑरा निकली, उसने आके 3 बैरियर जिगजैग तरीके से लगाए गए। तो उस पर बहुत तेज गति से आया और उसने रोका नहीं, बैरियर पर टक्कर मारी। जो बैरियर था वो उसकी वजह से छिटक करके वो लगा। होमगार्ड थे, उनके सिर पे चोट आ गई है। एक जो एसआई थे, 2 एसआई हैं, उनको चोट आई है हल्की, जिसमें एक के पैर में फ्रैक्चर है। तो उनको तत्काल हैलट में भर्ती करा दिया गया। गाड़ी के बारे में फ्लैश किया गया है, वहाँ कैमरे में एक फ़ोटो उसकी मिली है और हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि और जो आगे वो बिठूर रूट पे गाड़ी भागी थी वहाँ पे तलाश की जा रही है। हाँ, निश्चित ही हम लोग उसको बड़ी सीरियसली इसको ले रहे हैं कि ये कोई अपराध करके या तो भागा हुआ लग रहा है या एब्रिएटेड कंडीशन में था, लेकिन जिस तरीके से उसने टक्कर मारी वो रुकने को एकदम तैयार नहीं था। कोई बड़ी घटना का अंदेशा हो सकता है, वो पता चलेगा। गाड़ी उधर से उन्नाव की तरफ से आ रही थी और गंगा बैराज की घटना है। कानपुर पुलिस ने देर रात एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक खतरनाक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। थाना बादशाही नाका क्षेत्र के सुरसा मंदिर के पास पानी की टंकी के पास से पुलिस ने वांछित अभियुक्त हम्बीर उर्फ कुरू को पकड़ा है। अभियुक्त पर जनरलगंज कपड़ा मार्केट में एक साड़ी की दुकान का शटर काट कर लगभग 7.5 लाख रुपए की चोरी का आरोप है। पुलिस के मुताबिक हम्बीर सिंह पहले से कई राज्यों में जिलों में चोरी और साथ ही हथियार और मादक पदार्थों के मामलों में वांछित था। उसके खिलाफ कानपुर, फतेहगढ़, कासगंज और हाथरस समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तारी में थाना प्रभारी राहुल कटियार सहित पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई है। आठ दिसंबर को बादशाही नाका क्षेत्र में जनरलगंज कपड़ा दुकान, कपड़ा मार्केट क्षेत्र में एक चोरी हुई थी 7 लाख की, जिसमें शटर काट के ग्राइंडर से चोरी हुई थी। तो इसमें पुलिस टीम गठित की गई थी और ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से, बहुत सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से, मुखबिर की खबर से, और पुलिस ने ट्रेल्स पता किए फर्रुखाबाद से और कासगंज के, और फाइनली हमने चोर को 23 की अर्ली मॉर्निंग को गिरफ्तार किया, जिसका नाम हम्बीर सिंह उर्फ करू है। कानपुर में आता था, कानपुर के रहने वाला ने किस तरह की चोरी की?
ये मूल रूप से कासगंज का रहने वाला है। इस पे लगभग 13 मुकदमे हैं चोरी के, और इस चोरी से और इंटेरोगेशन से हमने ये भी खुलासा किया है कि बादशाही नाका में 40/24 जो चोरी हुई थी जनरलगंज में लास्ट ईयर, उसका भी चोरी इसी ने की थी, हमीर सिंह ने ही की थी। उसमें लगभग 3 लाख की चोरी थी और इस चोरी में 7 लाख की है। इसमें से हम लोगों ने रिकवर किया है 41,000, जो ग्राइंडर ये इस्तेमाल करता था शटर को काटने के लिए। कुछ कपड़े हमने रिकवर किए हैं और प्लायर्स रिकवर किए हैं। इस वाली चोरी में इसने अकेले काम किया है, परंतु हमें ये भी जानकारी मिली है कि इस गैंग्स के साथ काम करता था, किंतु क्योंकि इसका खबर चंदौली से है, जहां जनपद में एक बार फिर देखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। एक्सीडेंट के बाद चालक डंपर समेत मौके से हुआ फरार। मृतक सुरेंद्र सैयद राजा थाना क्षेत्र समेत गांव के बताए जा रहे निवासी और घटना की सूचना मिलते ही परिजन व ग्रामीण हुए आक्रोशित। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर किया सड़क जाम। सूचना के बाद सीओ सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और दोषियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम हुआ समाप्त। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए वाहन की पहचान करने में जुटी। सैयद राजा थाना क्षेत्र के मरुई गांव के समीप की घटना। चंदौली में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग की एडवाइजरी जारी हुई है और साथ ही परिषदीय विद्यालयों को 16 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया गया है और साथ ही प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों को बंद करने का आदेश मिला है। यह आदेश सरकारी गैर सरकारी सभी विद्यालयों में होगा मान्य। विद्यालय बंदी के दौरान सभी शिक्षक सुबह 10 बजे से 3 बजे तक विद्यालय में रहेंगे मौजूद। शिक्षक विद्यालय में रहकर सरकारी कार्यों को करेंगे संचालित। बीएसए ने आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। आदेश का पालन न करने वालों के ऊपर की जाएगी कार्रवाई। जनपद बदायूं में 25-25 हजार के इनामी 3 बदमाशों को पुलिस ने मारी गोली। 3 बदमाशों के पैर में गोली मारकर पुलिस ने किया उन्हें घायल। आपको बता दें, 3 बदमाशों की महिला को गन पॉइंट पर लेकर की थी लूटपाट। 20 दिसंबर को देर शाम महिला से बदमाशों ने लाइसेंसी पिस्टल 2.5 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात लूटे थे। महिला को घर में बंधक बनाकर बदमाश फरार हो गए थे। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर 25,000 इनाम घोषित किया गया था। इससे पहले भी तीनों अभियुक्त चोरी और लूट की घटना में जेल जा चुके हैं। जेल में रहते हुए इन लोगों ने अपना गिरोह बना लिया था। बदमाशों के पास से घटना में प्रयुक्त 3 अवैध तमंचे, 315 बोर में खोखा जीवित कारतूस बरामद। कई दिन से घटना को अंजाम देने के लिए तीनों कर रहे थे रेकी। मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बिलसी रोड और साथ ही नई जेल की खाली जगह पर हुई थी मुठभेड़। लूट की घटना में एक रिवॉल्वर, 32 बोर, एक लैपटॉप सोनी कंपनी और साथ ही एक मोबाइल फोन, सोने चांदी के आभूषण, 50,000 रुपए नगद बरामद है। पीड़िता प्रीति वर्मा पत्नी आशीष कुमार सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रेगियाली गार्डन कॉलोनी में रहती हैं। घटना के वक्त महिला मंदिर से अपने घर पहुंची थी, तभी बदमाशों ने उसे दबोच लिया। प्रीति वर्मा डूडा विभाग में नौकरी करती हैं और इस वक्त निलंबित चल रही हैं। तीनों घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और घायल बदमाश दीपक गौतम उर्फ मोनू पुत्र हंसराज सिंह निवासी ग्राम सकरी जंगल थाना उझानी हाल निवासी जिला परिषदीय कॉलोनी सिविल लाइन बदायूं में रहता है। दूसरा घायल बदमाश संतोष यादव पुत्र अजय पाल यादव निवासी मीरा सराय थाना सिविल लाइन में रहता है। सभी बदमाशों को उपचार के बाद जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ है जसविंदर उर्फ काके, संतोष यादव और दीपक गौतम। यह तीनों बदमाश संयुक्त रूप से एक साथ कहीं जाने के फिराक में हैं। इस सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन की पुलिस टीम, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से जो प्रस्तावित जेल नवीन भूमि है उसके आसपास घेराबंदी की गई थी। इन्होंने तीनों बदमाशों को जब एक साथ देखा और पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो पुलिस टीम को लक्ष्य करके उन्होंने जानलेवा फायरिंग कर दी और भागने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें ललकारा और आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की तथा उनकी घेराबंदी की गई। इसमें एक आरक्षी दीपक कुमार घायल हुआ तथा इंस्पेक्टर सिविल लाइन के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई। उसमें जसविंदर उर्फ काके दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुआ। संतोष यादव को बाएं पैर में गोली लगी है तथा दीपक गौतम को दाहिने पैर में गोली
लगी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने एक अन्य साथी डेविड उर्फ शोएब के साथ उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। उनके पास से लूट में जो सामग्री थी उसमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, लूट में ली गई पिस्टल और ढेर सारे पीली धातु और सफ़ेद धातु के आभूषण बरामद हुए हैं और उनके साथ कुछ नकदी भी बरामद की गई है। घायलों को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आज जरिए मुखबिर यह सूचना मिली थी कि थाना सिविल लाइन में 3 दिन पूर्व एक महिला के घर में हुई लूटपाट के संबंध में 3 वांछित बदमाश जो कि 25,000 की इनामिया है, जसविंदर उर्फ काके, संतोष यादव और दीपक गौतम, यह तीनों बदमाश संयुक्त रूप से एक साथ कहीं जाने के फिराक में हैं। इस सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन की पुलिस टीम, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से जो प्रस्तावित जेल नवीन भूमि है उसके आसपास घेराबंदी की गई थी। इन्होंने तीनों बदमाशों को जब एक साथ देखा और पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो पुलिस टीम को लक्ष्य करके उन्होंने जानलेवा फायरिंग कर दी और भागने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें ललकारा और आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की तथा उनकी चंदौली में शीतलहर व घने कोहरे के बीच दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही बाइक सवार की मौत। हादसे के बाद परिजनों व ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन हुआ। सड़क पर अवैध खड़े वाहनों को बताया हादसे की वजह और मौके पर भारी पुलिस फोर्स। सीओ सदर मौजूद। सैयद राजा थाना क्षेत्र के मरुई गाँव के पास की घटना। खबर श्रावस्ती से है, जहां भीषण ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन का बड़ा और सख्त फैसला। जिले में कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। ये आदेश डीएम ने के निर्देश पर बीएसए अजय गुप्ता द्वारा जारी किया गया है। शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहकर शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी है। मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई संभव है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम बालाजी एनक्लेव में 2 पक्षों में भारी बवाल हो गया। घटना शाम 8:30 बजे की है और स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने को लेकर 2 पक्षों में भारी तनाव हुआ। कवरेज करने गई मीडिया पर जानलेवा हमला हुआ है। कुछ असामाजिक तत्वों ने मीडिया को कवरेज करने से रोका है। विरोध करने पर पत्रकार पर जानलेवा हमला। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा समझा बुझाकर मामले को कराया गया शांत। पत्रकारों द्वारा लिखित तहरीर देने पर पुलिस द्वारा बवालिया पर मुकदमा।
क्या हुआ आज आपके साथ? मेरी बेटी आ रही थी, मैं आ रही थी मार्केट से। लड़की मेरी आगे थी, हम पीछे थे। जब लड़की पे कुत्ते छापते थे, मैंने पत्थर उठाए मारने दिया। नहीं तो पत्रकार है तो आप उसका पक्ष तो भैया नहीं। सीतापुर में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटवावा वीबीपुर तक 3.5 किलोमीटर लंबे बाईपास की हालत कुछ ही समय में बदहाल हो गई है। सड़क पर जगह जगह रेनकट बन गए हैं और कई हिस्सों में सड़क धंसने लगी है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद सांसद मौके पर पहुंचे, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सड़क में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जाँच की गई, नमूने भी लिए गए हैं। सांसद ने अधिकारियों को निर्माण में लापरवाही की जिम्मेदारी की पहचान कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां 3 दिन गुजरने के बाद भी एसओजी और डुमरियागंज पुलिस के हाथ खाली है। जिले के एसओजी टीम और डुमरियागंज थाना पुलिस अब तक बड़ी चोरी का खुलासा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के पास ना तो कोई सुराग है और ना ही कोई गिरफ्तारी, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एसओजी प्रभारी जीवन त्रिपाठी पिछले 7 साल से अधिक समय से जिले में जमे हुए हैं। विभागीय ट्रांसफर के बावजूद अब तक जिले से नहीं हटाए गए, जबकि अन्य पुलिस अधिकारियों को 6 महीने पहले ही जिले से रिवील कर दिया गया था। और साथ ही सूत्रों के मुताबिक ट्रांसफर के बाद भी एसओजी प्रभारी जीवन त्रिपाठी जिले में मलाई काट रहे हैं, जिससे विभागीय कार्यशैली पर निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कब होगा डुमरियागंज में बड़ी चोरी का खुलासा, किसके संरक्षण में जमे हैं एसओजी प्रभारी?
सर आपके यहाँ चोरी हुई थी, क्या मामला है पूरा? देखिए 20 तारीख को मैं 4 बजे मेरे पास कॉल आया कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। मैं सीधे 4 बजे अपने घर से लखनऊ के लिए निकला, जो कि मेरा बच्चा लखनऊ में रह के पढ़ाई करता है। शाम को मैं वहां पहुंचा, रात में आराम से खा पी के सो रहा था। सुबह में मेरे पड़ोसियों द्वारा 10 बजे मुझे इन्फॉर्म किया गया कि मेरे घर का गेट का कुंडी टूटा हुआ है और मेरे घर के दरवाजे का कुंडी टूटा हुआ है। तो मैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को फोन किया, मैंने थाना प्रभारी डुमरियागंज को फोन किया। जो मौके पे लोग आए तो अंदर जाके पता चला कि घर में डकैती हुई है, जो पूरी तरीके से पूरे घर को खंगाला गया है। जो अंदर के अलमारी वगैरह के लॉकर्स वगैरह तोड़ के जो कैश या जेवरात मौजूद थे सारे घर को साफ कर दिया गया पूरी तरीके से। क्या कहेंगे डुमरियागंज पुलिस को लेकर? देखिए आज 48 घंटे का वक्त बीत गया है, आज तीसरा दिन है। पुलिस प्रशासन द्वारा अभी सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, किसी तरीके का कोई खुलासा नहीं हुआ है। और यहाँ तो मेरे परिवार की और मेरे सुरक्षा का मामला है। जिस तरीके से एक नगर पंचायत अध्यक्ष के परिवार को एकदम निडर होकर के बेखौफ पुलिस वाले, बेखौफ डकैत, लुटेरे, जहां से थाने की दूरी महज 500 मीटर की दूरी पे मेरा घर है, यहां से 500 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी है, मेन रोड से मेरा 100 मीटर अंदर घर है। और इस तरीके से मेरे घर को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से हमारे सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं कि एकदम निडर होकर के मेरे घर को काटा गया, गेट को काटा गया, दरवाजे को काटा गया और काट के घर के अंदर पूरी तरीके से डकैती की गई। वहां पूरी आराम से पूरे इत्मीनान के साथ लूटपाट किया गया और पीछे के दरवाजे से वो लोग निकल गए। और अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। और यहाँ सुरक्षा को लेकर के अब मैं तनाव में रह रहा हूं कि जिस तरीके से मेरा आना जाना बाहर अक्सर रहता है। अगर मेरा परिवार या मेरे बच्चे होते तो मेरे बच्चों के जान और माल का भी खतरा हो सकता था, मेरे बच्चों की हत्या हो सकती है, मेरी हत्या हो सकती है। मैं सिद्धार्थनगर के जिला प्रशासन से चाहता हूं कि मेरे आत्मरक्षा की व्यवस्था की जाए। अगर आत्मरक्षा नहीं कर सकते हैं तो पुलिस मेरी सुरक्षा का इंतजाम करे। और अगर किसी अप्रिय घटना, कोई भी हादसा मेरे परिवार के साथ होता है तो उसकी जिम्मेदार सिद्धार्थनगर पुलिस और डुमरियागंज पुलिस होगी। पिछले कुछ दिनों में जो है लगातार चोरियां हो रही थी, आप लोग गश्त कर रहे थे, आप ही के घर को बाद में निशाना बनाएगा। देखिए जिस तरीके से आज के 2 महीने पहले पूरे जिले में, सिद्धार्थनगर जिले से सटे हुए कई जिलों में जिस तरीके से चोरी की घटनाओं को लेकर के आम जनमानस में काफी तनाव था, लोग रातों को जग के अपने घर के पहरेदारी कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। उस बीच में भी पुलिस वालों ने हम लोगों से सवाल किया कि आप लोग रात भर क्यों पहरा दे रहे हैं। तो वहां मैंने कहा था कि सर अगर आप लोग कह रहे हैं कि महज ये अफवाह है, अगर अफवाह है तो फिर आप जनता का विश्वास क्यों नहीं जीत रहे हैं? सुरक्षा का एहसास क्यों नहीं दिला रही है पुलिस? जनता को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस हो रहा कि हम सुरक्षित हैं? तो ये तो पुलिस की नाकामियों को दिखा रहा है कि पुलिस नाकाम है सुरक्षा देने में। और अगर मेरे साथ कोई ट्रेजेडी होती है, कोई हादसा होता है मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ, तो उसकी जिम्मेदार सिद्धार्थनगर पुलिस और डुमरियागंज पुलिस होगी। लगभग कितने की चोरी हुई है आपके यहाँ? देखिए अनुमानित जो मैं बता सकता हूं कि 15 से 17 लाख रुपए की चोरी मेरे घर में हुई है, जो मेरे पत्नी के सारे जेवरात यहीं रखे हुए थे और कुछ पैसे थे जिसको चोरों ने पूरी तरीके से साफ कर दिया। नगर पंचायत में इमली खेड़ा के वार्ड नंबर 9 में रजत जयंती पार्क का शिलान्यास विधिवत हवन पूजन के उपरांत किया गया। वहीं चेयरमैन मनोज सैनी और अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही मंजू चौहान ने सभासदों की मौजूदगी में रजत जयंती पार्क फीता काट करके निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज सैनी ने बताया कि करीब 55 लाख रुपए की लागत से विकसित होने वाले इस पार्क में नगर वासियों के लिए आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पार्क में ओपन जिम, बच्चों के लिए झूले, फुवार, बैठने के लिए चेयर और साथ ही फुलवारी, बिजली, पानी व्यवस्था, कैंटीन सहित अन्य मनोरंजन सुविधाएं विकसित कराई जाएंगी। जयंती पार्क जैसे कि अपने पूरे उत्तराखंड में रजत जयंती पार्कों का सभी नगर पंचायत, नगर निकायों में ओपनिंग की जा रही है। उसी के तहत हमारे यहाँ भी एक रजत जयंती पार्क की हमने आज उद्घाटन किया, मतलब ये इसका शिलान्यास किया है और पूजा कराई है। अब इस पार्क में देखो हर तरीके की सुविधा होंगी, जैसे लाइट, बिजली, पानी और चाय के लिए कैफेटेरिया भी होगा, बैठने के लिए चेयर लगाई जाएंगे, फूलों का भी होगा, एक फाउंटेन जैसे फुहारा भी लगाया जाएगा। इस तरीके की सभी सुविधाएँ इस पार्क में उपलब्ध रहेंगे। ये बिल्कुल नगर पंचायत की ओर से ही बनाया जा रहा है। इसका लगभग 54,06,000 के करीबन इसका जो है बजट आया हुआ है हमारे पास। देखिए आज शुरुआत कर दी है, जल्द से जल्द प्रयास करेंगे, जितना जल्दी हो सके तैयार कराएंगे।
देखिए जो भी अभी नई नगर पंचायतें बनी है, सभी नगर पंचायतों के लिए ये रजत जयंती पार्क उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिए गए हैं और अवस्थापना फंड से ये पैसा हम लोगों को रजत जयंती पार्क के लिए दिया गया है। तो इस बार जो अवस्थापना का पैसा सड़कों में आता था वो इस बार पार्कों में दे दिया है। तो इस बार सभी नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका सब जगह इस तरीके के पार्कों के निर्माण कराए जा रहे हैं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।